हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 11-12 का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोग 30 प्रश्न पढ़ चुके हैं, जिसमें 8 प्रश्न इंग्लिश के और 22 प्रश्न हिंदी के थे। ठीक है, ये दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के जो प्रश्न है 80 प्रश्न उसको। तो हिंदी के इन प्रश्नों को 80 प्रश्नों को हम लोग 4 भाग में पढ़ेंगे, क्योंकि ये कई भाग में ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं इसको डिफाइन नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, तो छोटे छोटे ही वीडियो रहेंगे लेकिन हेल्पफुल रहेंगे, इसलिए हम 80 प्रश्नों को 4 क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धों की वाणियों की भाषा है। सिद्धों की वाणियों की भाषा यानी सिद्ध लोग जो थे उनकी वाणियाँ किस भाषा में लिखी जाती थी। ऑप्शन ए है सधुकड़ी भाषा, ऑप्शन बी संध्या भाषा, ऑप्शन सी खिचड़ी भाषा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी संध्या भाषा, क्योंकि सिद्धों की जो भाषा थी वो संध्या भाषा ही थी। बात करें सधुकड़ी भाषा की तो कबीरदास जी की जो भाषा थी, कबीरदास जी की भाषा को सधुकड़ी किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सधुकड़ी कहा था। ठीक है, खिचड़ी भाषा किसने कहा था? कबीरदास जी की भाषा को खिचड़ी भाषा किसने कहा था? तो आपका उत्तर होना चाहिए श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। ठीक है, श्याम सुंदर दास जी ने कबीरदास जी की भाषा को खिचड़ी कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 72 नंबर प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन आदिकाल के कवि हैं। आदिकाल के कवि के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया है हृदय राम, बी है नाभादास, सी प्राणचंद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई आपका उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीनों कवि दिख रहे हैं ये हैं भक्ति काल के कवि। ठीक है, भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, भक्ति काल। नेक्स्ट प्रश्न है 73 नंबर। इनमें से कौन आकाशदीप कहानी के रचयिता हैं? जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जैनेन्द्र कुमार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो आकाशदीप कहानी है ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। इंद्रजाल भी है, इंद्रजाल भी है जयशंकर प्रसाद की कहानी। ठीक है, आंधी भी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। इनमें से कौन लॉर्ड कर्जन के शासन पर करारे आघात करने वाले लेखक हैं? माधव मिश्र, सुदर्शन, बाल मुकुंद गुप्त, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बाल मुकुंद गुप्त का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन्होंने ही लॉर्ड कर्जन के शासन पर करारे आघात किए थे। ठीक है, और एक मैटर था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, उसमें भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है बहुत बखूबी तरीके से। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75 दिया है इन सिद्ध कवियों में से कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं? सिद्ध कवियों में से कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं? लुईपा, कण्हपा, सरहपा, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आयोग द्वारा जो उत्तर माना गया है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को माना गया है सरहपा को। ठीक है, वैसे तो कहा जाता है कि सरहपा हिंदी के सबसे पहले कवि हैं, प्रथम कवि कौन है? सरहपा। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि इन सिद्ध कवियों में से कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं। तो इसमें थोड़ा डाउट है। ये डाउट ये है कि एक जो गाइड है सरस्वती पांडे की, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कण्हपा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। ठीक है, तो कण्हपा की भी बात होती है, लेकिन आयोग द्वारा जब सरहपा को मान लिया गया है तो आप लोगों का उत्तर यही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक बार जब मान लिया गया है तो यही उत्तर हमेशा माना जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76।
इनमें से कौन राम काव्य परंपरा के कवि हैं? प्राणचंद, तुलसीदास, नंददास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राम काव्य परंपरा के सबसे पहले तुलसीदास जी को तो सब लोग जानते हैं, और प्राणचंद जी हैं वो भी राम काव्य परंपरा के कवि हैं। नंददास कृष्ण काव्य परंपरा के कवि हैं। इसलिए यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो लोग हैं, प्राणचंद और तुलसीदास। प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञेय विरचित कहानी है, यानी अज्ञेय की कहानी कौन सी है इसमें से? गुंडा, विपथगा, काला आदमी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विपथगा, अज्ञेय की जो है विपथगा कहानी है और बहुत ही फेमस कहानी है। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 78, प्रश्न नंबर 78 है, इनमें से विद्यापति के पिता का नाम क्या है? कमलापति ठाकुर, उमापति ठाकुर, रमापति ठाकुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर आपका क्या हो जाएगा इनमें से? उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि विद्यापति के पिता का नाम न ही कमलापति ठाकुर था, न उमापति ठाकुर और न ही रमापति ठाकुर। विद्यापति के पिता का नाम था गणपति ठाकुर, और इसको याद रखिएगा, गणपति ठाकुर, ठीक है। अगर पूछा जाए कि विद्यापति के गुरु का नाम क्या था, तो विद्यापति के गुरु का नाम था पंडित हरि मिश्र, ठीक है। गुरु का नाम था पंडित हरि मिश्र, पंडित हरि मिश्र। ये दोनों नाम आप लोगों को याद रखना है। प्रश्न नंबर 79 देखते हैं। 79 नंबर प्रश्न, रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाई। उपयुक्त, इनमें से कौन उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता है? यानी जो ये पंक्ति दी गई है कि रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाई, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बहुत ही फेमस पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, ठीक है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीकात्मक नाटक है? विशाख, एक घूट, चंद्रगुप्त, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो आयोग द्वारा उत्तर माना गया था वो माना गया था एक घूंट को, ठीक है, एक घूंट को। अगर बात करें इन सभी रचनाओं पर, इन सभी नाटकों पर, तो ये तीनों नाटक जो है जयशंकर प्रसाद जी की हैं, जयशंकर प्रसाद जी की हैं। और प्रतीकात्मक नाटक की बात करें तो कामना उनकी उनका जो नाटक है ये है प्रतीकात्मक। लेकिन यहाँ पर दिया नहीं गया है तो उत्तर होना चाहिए उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन आयोग द्वारा उत्तर माना गया है एक घूंट को, ठीक है। तो आप लोगों को ये स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 81, इनमें से कौन मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रय में रहने वाले कवि हैं? घनानंद, बिहारी, आलम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा बिहारी, ठीक है। बिहारी किसके दरबार में रहते थे? मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रय में रहते थे। और ये जो तीनों कवि हैं, तीनों रीतिकाल के कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं। अगर बात करें घनानंद की, तो घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के, रीतिकाल में 3 धाराएं चलती हैं, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। जबकि बिहारी जो है रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। और आलम भी रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित में से जगनीक किस काल के कवि हैं? जगनीक किस काल के कवि हैं? रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो जगनीक जो हैं आदिकाल के कवि हैं। ठीक है, जगनीक की रचना है परमाल रासो। परमाल रासो आदिकालीन रचना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इनमें से कौन उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। अगर इसमें पूछे कि अलंकार कौन सा है, अलंकार, तो क्या आप बताएंगे? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसमें अक्सर अलंकार पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 84। 84 नंबर प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन भारत भारती काव्य के रचयिता हैं? बहुत ही फेमस रचना है, 1912 की रचना है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, मुकुटधर पांडे। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ उत्तर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये रचना है मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। ठीक है, प्रश्न नंबर 85। 85 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन गौ घाट पर निवास करने वाले कवि हैं? नाभादास, सूरदास, तुलसीदास। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सूरदास जी थे वही गौ घाट पर निवास करते थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 है, इनमें से कौन नाथ पंथ से संबंधित कवि हैं? नागार्जुन, भट्ट केदार, जड़ भरत। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा नागार्जुन नाथ पंथ के कवि हैं और जड़ भरत भी हैं, यानी ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। जड़ भरत और नागार्जुन ये दोनों नाथ पंथ और सिद्ध दोनों में आते हैं। ठीक है, ठीक है, भट्ट केदार की बात करें तो ये आदिकालीन कवि हैं। ये लोग भी आदिकालीन है, लेकिन ये रासो साहित्य के रचनाकार हैं। ठीक है, आदिकाल के रासो साहित्य के रचनाकार हैं। और इनकी रचना कौन है? भट्ट केदार की रचना का नाम क्या है? जयचंद प्रकाश। ठीक है, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की रचना का नाम है। प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 है, इनमें से कौन अकविता आंदोलन से संबंधित कवि हैं? सौमित्र मोहन, जगदीश चतुर्वेदी, लक्ष्मीकांत वर्मा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अकविता आंदोलन से संबंधित कवि कौन हैं? सौमित्र मोहन भी हैं और जगदीश चतुर्वेदी जी भी हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा जी भी हैं। इसका मतलब आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 है, इनमें से कौन अष्टछाप के संस्थापक हैं? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी नेट में। ठीक है, यहाँ दिया है ऑप्शन में श्री हरिराय, विठलनाथ, नंददास। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा विठलनाथ। विठलनाथ ने 1965 में अष्टछाप की स्थापना की थी और उसमें अपने पिता वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों को रखा और अपने 4 शिष्यों को रखा। ठीक है, इन्होंने 8 शिष्यों को लेकर के अष्टछाप की रचना की है। अगर बात करें विठलनाथ के पुत्र का क्या नाम है, तो गोकुलनाथ। ठीक है, गोकुलनाथ, जिन्होंने लिखा है 84 वैष्णवन की वार्ता, इनकी रचना है। गोकुलनाथ की 84 वैष्णवन की
वार्ता जिसमें अपने दादाजी के बारे में लिखा है, वल्लभाचार्य के शिष्यों के बारे में लिखा है। और एक रचना और है इनकी 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, ऐसे नहीं लिखा है, 252 वैष्णवन की वार्ता, वैष्णवन की वार्ता। और इसमें अपने पिता विट्ठलनाथ के शिष्यों के बारे में लिखा है इन्होंने, ठीक है। प्रश्न नंबर 89 है, इनमें से कौन प्रयोगवादी कवि हैं? अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रयोगवादी कवि हैं अज्ञेय, ठीक है। अज्ञेय जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। और ये तार सप्तक के प्रवर्तक हैं, तार सप्तक के प्रवर्तक हैं, ठीक है। और प्रयोगवादी कवि हैं। बात करें जयशंकर प्रसाद की, ये छायावादी कवि हैं और महादेवी वर्मा भी छायावादी कवि हैं। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 90 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा फणीश्वर नाथ रेणु का विरचित उपन्यास है? उपन्यास पूछ रहा है फणीश्वर नाथ रेणु का। मैला आंचल, तितली, परती परिकथा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा आपका मैला आंचल भी है फणीश्वर नाथ रेणु का और परती परी कथा भी है, यानी दोनों है। उत्तर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बात करें तितली की, तो तितली जयशंकर प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है तितली। कंकाल तितली और इरावती इन्होंने तीन ही लिखे हैं, कंकाल तितली और इरावती, जिसमें इरावती अपूर्ण रचना है, ठीक है। टोटल इन्होंने तीन ही उपन्यास लिखे हैं, जिसमें इरावती अपूर्ण है और एक कंकाल है और एक तितली है, ठीक है। तो चलिए आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई को निरंतर चलाते रहिए, क्योंकि परीक्षा का डेट भी आ चुका है 15 तारीख को, ठीक है। 15 और 16 को तो परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ 13-14 दिन का समय है और इसको आप ऐसे व्यर्थ न गंवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।